नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं यह आपको एडुटेरिया का जो नया बुक आया हुआ है उसी से कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा मेंस का आपको प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, उसके बाद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 10 प्रैक्टिस सेट, उसके बाद हम लोग केबीसी नैनो का 20 प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, यानी कि लक्षद्वीप। आपको सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और इसकी साक्षरता दर जो है वह आपको 91.8% है। और राज्यों में सर्वाधिक दर जो है वह केरल का है जो कि 94% है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पाया जाता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशनगंज में। बिहार के किशनगंज जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात यानी कि 971 पाया जाता है। वहीं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वह वैशाली में आपको है 904। और बिहार में शिशु लिंगानुपात जो है वह आपको 935 है, जबकि बिहार में लिंगानुपात जो है वह आपको 918 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेखपुरा। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला जिला जो है शेखपुरा है, जबकि सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला जो है वह आपको कैमूर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको 1966 ईस्वी में की गई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और इसके कुल 68 जो है आपको देश सदस्य है। इसमें कुल जो है 68 देश सदस्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खुसरो समिति जो दे रहा है औद्योगिक शाख से, यह आपको संबंधित नहीं है। खुसरो समिति का संबंध जो है वह आपको कृषि शाख से है। कृषि शाख से आपको खुसरो समिति का संबंध है। उसके बाद राजा चलाया समिति कर सुधार सही है, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर सही है, और गाईपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार सही है। और ऑप्शन नंबर डी जो है यह जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे औद्योगिक शाख की जगह कृषि शाख होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूल्य गिर जाता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। और आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है, क्योंकि इससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई।
7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1995 में की गई थी। बैंकिंग ढांचा को और बेहतर बनाने तथा ग्राहकों की समस्या के समाधान हेतु 14 जून 1995 को आपको बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई और बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि कम आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नचिकेत मोड़ समिति। नचिकेत मोड़ समिति का संबंध आपको निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली देश की शीर्ष संस्था है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाबार्ड। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाले देश की शीर्ष संस्था नाबार्ड है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेवा कर। सेवा कर जो है यह आपको एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जबकि निगम कर, उपहार कर ये जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है और भारत में सेवा कर की शुरुआत 1995 से की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस एकमात्र नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल के दरवाजे जो थे वह आपको मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। आपको अन्य नगरों के घरों के दरवाजे जो थे वह पीछे की ओर खुलते थे और चावल के दाने का प्रथम साक्ष्य भी आपको लोथल से ही प्राप्त हुआ है। लोथल जो है वह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित एक बंदरगाह शहर था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है और चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है और 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है और 7वें और 8वें शिलालेखों में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 13 में कह रहा है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई और पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था तथा इसकी राजधानी जो थी वह कांची थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इबन बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अफ्रीकी यात्री इबन बतूता तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में भारत आया था और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक ने आपको 1342 ईस्वी में इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था और इबन बतूता ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवराय प्रथम को जगबेटकर कहा जाता है। यह आपका असत्य कथन है।
आपको एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगवेटकर कहा गया है, यानी कि देवराय द्वितीय को जो कहा गया है जगवेटकर, और जगवेटकर का अर्थ आपको हाथियों का शिकारी होता है। और संगम वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय के दरबार में रहते थे और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य जोड़ी की पहचान करें। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तानसेन का जन्म जो है भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। यह आपका असत्य कथन है। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म जो है वह आपको 1506 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका असली नाम रामतनु पांडे था। अकबर ने तानसेन के कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी और अकबर के दरबार में आने के पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश सही है। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान सही है और औरंगजेब का जन्म दाहोद गुजरात सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेरशाह ने भूमि की माप हेतु 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया और इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया और इसने सासाराम के नज़दीक रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में डचों के द्वारा प्रथम कारखाना की शुरुआत कहाँ की गई थी। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मसूलीपट्टनम में किया गया था। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में आपको मसूलीपट्टनम में स्थापित किया, लेकिन इसके पूर्व में 1596 ईस्वी में प्रथम डच यात्री कार्लोनिस भारत आया था और मसूलीपट्टनम से डच लोग मुख्यतः नील का निर्यात करते थे। और पुलिकट में निर्मित डच फैक्ट्री का नाम गोल्ड्रिया था और गोल्ड्रिया भारत में डचों की एकमात्र किला बंद बस्ती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डुप्ले के द्वारा किया गया था। भारत में सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, लेकिन भारत में इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था और सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 20 में आपको विद्रोह है और नेतृत्वकर्ता है मिलान करना है। 20 का राइट आंसर जो है देख लेते हैं इसका ऑप्शन आगे। 20 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपको खूंट जो है विद्रोह हुआ था चित्तर सिंह के नेतृत्वकर्ता में। उसके बाद चेरो विद्रोह जो हुआ था वह भूषण सिंह, रामोसी विद्रोह जो हुआ था माफ़ कीजिएगा खूंट विद्रोह जो हुआ था, खूंट विद्रोह यानी कि वह आपको हुआ था ए का हो जाएगा 1, यानी कि वह आपको चक्र बिसोई के नेतृत्वकर्ता में। चेरो विद्रोह जो हुआ था वह आपको भूषण सिंह, उसके बाद रामोसी जो विद्रोह हुआ था वो आपको चित्तर सिंह और खांसी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 21 में आपको कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंपारण में किसानों को अपनी जमीन के 3/21वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यह कथन जो है असत्य है। 1917 ईस्वी के आसपास चंपारण में 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी और इसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के 3/20
20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था और चंपारण आंदोलन के दौरान किसानों की समस्याओं की जांच हेतु एफजी स्लाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के साथ महादेव देसाई भी थे, सही है। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया, सही है। और किसानों से वसूली की गई राशि का 25% वापस किया गया था, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर ए जो है यह असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कहा कि भारत में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बम्बई में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में आपको बम्बई में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और भारत में आधुनिक श्रम संघ की स्थापना बीपी वाडिया के द्वारा मद्रास श्रमिक संघ के रूप में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 23 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवबंद स्कूल जो 1860 दे रहा है यह आपका सही नहीं है। देवबंद स्कूल की स्थापना 1866 से 67 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोही के द्वारा की गई थी और यह संस्था विद्यार्थियों को इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु तैयार करता था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज 1875 सही है। यंग बंगाल आंदोलन 1828 सही है। और रहनुमाई मध्यान्ह सभा 1851 यह भी सही है। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिरेजियो, दोस्तों इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका 1826 होना चाहिए, जो यहाँ पे दे रहा है 1828, यह आपका गलत हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की खर्च की पूर्ति हेतु तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि किनके प्रयासों से गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पुनः समझौता संपन्न हुआ था? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदन मोहन मालवीय की आपको प्रयासों से। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। और अंबेडकर ने समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। और इस समझौते के द्वारा हरिजनों के लिए विधानसभा में सुरक्षित स्थान को 71 से बढ़ा करके 148 कर दिया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहा कि निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण और समाचार पत्र जो है यह आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। और राज्य सूची, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, भू राजस्व जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा नहीं की जाती है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यसभा के सभापति के द्वारा नहीं की जाती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति के द्वारा नहीं की जाती है। और संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या इनकी अनुपस्थिति में सदन के उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको 6ठी अनुसूची में है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में है। और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधी प्रावधान संविधान की 5वीं अनुसूची में है। और आपको
तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ ग्रहण का उल्लेख है और चतुर्थ अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। राज्यसभा में, राजभाषा बोल दिए गलत हो, राज्यसभा में आपको तीसरी चतुर्थ अनुसूची जो है इसमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी, यानी कि अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों संबंधी प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई के द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और इसके तहत न्यायालय को 5 तरह के रिट की शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और बाद में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको 11वें कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता या संरक्षक के द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है और मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान जो है वह रूस के संविधान से लिया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अध्यादेश का प्रभाव सत्र शुरू होने के 6 माह तक रहता है। यह आपका कथन जो है यह आपका असत्य हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, सही है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है, सही है। राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 माह तक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। राज्य है और विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड 90 दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। उत्तराखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वह आपका 70 है। पंजाब में 117 सही है, मणिपुर में 60 सही है, गोवा में 40 सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संसदीय विशेषाधिकार जो है यह आपको आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यह आपको आयर मंडल से लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है यह आपको राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है और भारत का महान्यायाधीश न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 37 कड़ा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, वह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान की है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एशियन। भारत ने जनवरी 2022 में एशियन के साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है। एशियन की स्थापना 1967 में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय जकार्ता में है। आसियान हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, आसियान का आपको स्थापना 1967 में हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय जो है यह आपको जकार्ता में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सीमा शुल्क मार्गदर्शन और समर्थन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 85वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 85 रहा, जबकि न्यूजीलैंड, डेनमार्क तथा फिनलैंड संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अथावास्का झील किस देश में स्थित है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कनाडा में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वह 8081 वर्ग किलोमीटर है और कनाडा में स्थित अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट स्लेव झील और विनिपेग झील जो है यह सभी कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भारत में स्थित है। एवरेस्ट पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। और धौलागिरी जो है वह आपको नेपाल में स्थित है और तिरिच मीर पर्वत शिखर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 43 कहा कि नदियों के किनारे बसे नगरों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, शहर है और नदी है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिवरपूल जो राइन दे रहा है यह आपका सही नहीं है। इंग्लैंड का लिवरपूल नगर मर्सी नदी के किनारे स्थित है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है और ब्रिस्टल नगर जो है वह एवन नदी के किनारे स्थित है। रोम टाइबर सही है, बर्लिन स्पिरिट सही है और क्यू नीपर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 कड़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि सिनकोट। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें दे रहा है थाल घाट जो है वह आपको नासिक एवं मुंबई, भोर घाट मुंबई एवं थाने, उसके बाद पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कड़ा कि निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना चिनाब नदी नहीं है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्यास नदी का मुहाना जो है चिनाब नदी नहीं है। ब्यास नदी हरिके बैराज के निकट सतलज नदी में मिल जाती है और यह नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कड़ा कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 47 और कुछ इसमें बता देते हैं। ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा कर्नाटक में होने वाली तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि आम की फसल के लिए यह अत्यधिक लाभकारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लोह ऑक्साइड की उपस्थिति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 48
क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि कर्नाटक का कोलार खान किस खनिज पदार्थ हेतु प्रसिद्ध है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको सोना के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक की कोलार एवं हट्टी खाने सोना के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है और देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% भाग जो है अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड में भी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन को मिलाती है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब जो है यह आपको एक सदिश राशि नहीं है। दाब, ताप, विद्युत धारा, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य ऊर्जा, समय सभी जो है यह आपको अदिश राशि है। वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन, त्वरण और आवेग जो है यह आपको सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार जो है यह आपको यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है और लाउड स्पीकर जो है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और आपको विद्युत मोटर जो है वह आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी शुष्क सेल, बोल्टीय सेल और डेनियल सेल, यह सभी जो है वह प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में किया गया। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको अमेरिका में किया गया। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर चालक के विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ता है। चालक से तात्पर्य ऐसे पदार्थों से है जिससे होकर विद्युत का प्रभाव सरलता से होता है और ताप में वृद्धि होने पर इसमें विद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ने लगता है, जबकि विद्युत चालकता घटने लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको कह रहा है कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैकेलाइट एवं मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है और वह प्लास्टिक जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप गढ़ भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि सबसे अच्छा जो है वह आपको अपस्फोट रोधी यौगिक जो है वह आपको कौन है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेट्रा एथिलेट जो है वह सबसे अच्छा
अपस्फोटरोधी यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि डोलोमाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको कैल्शियम का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम के प्रमुख अयस्कों में डोलोमाइट, कैलासाइट, जिप्सम इत्यादि आपको आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोमोलॉजी जो फलों का अध्ययन जो दे रहा है, यह आपको फूलों का अध्ययन, माफ़ कीजिएगा, पोमोलॉजी जो यहाँ पर फूलों का अध्ययन दे रहा है, यह आपका सही नहीं है। आपको पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन सही है, माइकोलॉजी में कौकों का और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है, सही है ऑप्शन नंबर सी जो है, पोमोलॉजी में फूलों का अध्ययन ना होकर के यहाँ पे फलों का अध्ययन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑक्सीजन। जीव द्रव में सर्वाधिक यानी कि 76% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5% पाया जाता है और जीव द्रव का लगभग 90% भाग जो है वो आपको जल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क के द्वारा किया गया। लेमार्क ने अपनी जैव विकास का सिद्धांत अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में 1809 में दिया था और इनके सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस्फेगनम। एस्फेगनम जो है यह आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय होता है। इसके प्रमुख उदाहरण शैवाल, जीवाणु एवं कवक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से फल एवं उसके खाए जाने वाले भाग का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारियल जो मध्यवित्ती दे रहा है यह आपका सही नहीं है। नारियल का खाया जाने वाला भाग भ्रूण कोश कहलाता है और सेव का पुष्पासन सही है, काजू का बीज पत्र सही है और अनानास का परिधल पुंज सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि पेड़ पौधे वायुमंडल से किस विधि के द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको विसरण के द्वारा ग्रहण कहते हैं, विसरण के द्वारा ग्रहण करते हैं। पौधे वायुमंडल में CO2 विसरण विधि से जल का अवशोषण करते हैं और पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण के द्वारा जाता है, जबकि पौधे की जड़ों के द्वारा जल जो है वह विसरण विधि के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एजोला। दोस्तों आपको शाम में भी एक प्रैक्टिस सेट आपको 8 PM में आएगा, आप लोग उसे भी जा कर के देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोला। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, यह कहलाते हैं। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विली। छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे विली कहते हैं और विली छोटी आंत में अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करता है और छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह कि इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केस्कोग्राफ। पौधे की वृद्धि मापने के लिए केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है जिसकी खोज जेसी बोस ने किया था और क्रोनोमीटर का उपयोग पानी की जहाज़ों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि आयोडीन डैश के संश्लेषण के लिए आवश्यक है।
70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, कड़ा कि निम्नलिखित में कौन एक मछली है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री घोड़ा जो है यह एक मछली है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली है जो समुद्र में पाई जाती है और अन्य जो है कोई भी मछली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि ओलिव रिडले टर्टल के संरक्षण हेतु परियोजना किस अभयारण्य में चलाई जा रही है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य। उड़ीसा के भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य में ओलिव रिडले टर्टल संरक्षण परियोजना संचालित की जा रही है, जबकि नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य में घड़ियाल परियोजना संचालित की जा रही है नंदनकानन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि बधावन आंध्र भूमि किस राज्य में स्थित है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको गुजरात राज्य में स्थित है। बधावन आंध्र भूमि गुजरात में स्थित है। यह आंध्र भूमि पक्षी अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है और इसे रामसर आंध्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है और यह स्थल प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 8 मई को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है? 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी घाट। भारत में 2 क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। पहला पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र जैव विविधता के मामले में समृद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिमी घाट। जैव विविधता प्रखर स्थलों केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार, भारत सीमा तथा सूडालैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है संगठन है और उसके मुख्यालय है? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंटरपोल का मुख्यालय जो लंदन दे रहा है यह आपका सही नहीं है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है और गैट का जनेवा सही है, आसियान का जकार्ता सही है और नाटो का ब्रुसेल्स सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा आपका 80। कह रहा है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम थे और यह संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। तो दोस्तों हम आपको 80 क्वेश्चन ही इसमें कराएंगे और 20 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग का बच रहा है आपको शाम तक इसका PDF मिल जाएगा, जो कि आपको मैथ और रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन के साथ PDF आपको दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसका PDF प्राप्त करके आप पूरा 100 क्वेश्चन को फिर से एक बार दोबारा बनाइए। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से दोस्तों। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।